मौलानाओं की मौजूदगी में किया जाएगा और हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, रात के 9 बजने को हैं। जनहित में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक पर मेरी मौजूदगी है और यहां से 90 किलोमीटर की दूरी पर है पहलगाम, जहां पर आतंकवादियों ने आतंक का जो नंगा नाच किया उसने पूरे हिंदुस्तान को, देश को स्तब्ध करके रख दिया है। इन सब के बीच बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले, सीसीएस की जो बैठक चल रही थी, फिलहाल वो बैठक खत्म हो गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया गया है और उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक तकरीबन 2.5 घंटे चली है और उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। फैसले क्या रहे इसके बारे में हमें इंतजार करना होगा, लेकिन कुल मिलाकर इस मामले की गंभीरता को समझिए कि आतंकवादियों ने हमारे 26 नागरिकों की जान ली। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया है, उनका धर्म पूछ पूछ कर उनका कत्लेआम किया गया है। इस नरसंहार का बदला चाहता है हिंदुस्तान और इसी वजह से देश इस वक्त गुस्से में है। देश उबल रहा है और सरकार से सवाल कर रहा है कि आखिर आतंकवादियों को उनके अंजाम तक कब पहुंचाया जाएगा। फिलहाल आतंकवादी अभी भी पकड़ से बाहर हैं, लगातार उनके धरपकड़ की कोशिशें की जा रही हैं। इन सब के बीच आपको बताते चले, अलग अलग हिस्सों में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन 26 लोगों की जिस तरह से जान गई है, जिस तरह उनका धर्म पूछा गया, जिस तरह से उनकी पहचान की गई धर्म के आधार पर, ये कहां से आए आतंकवादी थे जिन्होंने इस तरह से कत्लेआम मचाया। इस देश में सियासत भी इस मुद्दे पर जारी है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाए जाने की जरूरत है और आतंकवाद का खात्मा किस तरह से हो ताकि भारत में बार बार वो फन फैलाने की कोशिश नहीं करे। इसी को लेकर सीसीएस की बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। हमारे सहयोगी तमाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपको जानकारी देंगे, लेकिन तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है और इस मीटिंग में क्या बड़े फैसले लिए गए हैं यह देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फौजी हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो, आपकी सेफ्टी के लिए हम साथ हैं। मैडम, ये जो भीड़ सब है, प्रेशर आप टेंशन मत लो। मेरे बच्चे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। जब समझ हुआ डिजाइन ठीक है, हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ, मैं कहाँ पे आपका ये लोग फौजी हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो, आपकी सेफ्टी के लिए हम साथ हैं। मैडम, ये जो भीड़ सब है, प्रेशर आप टेंशन मत लो। मेरे बच्चे का बच्चा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। जब समझ हुआ डिजाइन ठीक है, हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ, मैं कहाँ पे आपका ये लोग फौजी हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो, आपकी सेफ्टी के लिए हम साथ हैं। मैडम, ये जो भीड़ सब है, प्रेशर आप टेंशन मत लो। मेरे बच्चे का बच्चा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। तब समझ हुआ ठीक है, हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ, मैं कहाँ पे आपका ये लोग फौजी हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो, आपकी सेफ्टी के लिए हम साथ हैं। मैडम, ये जो भीड़ सब है, प्रेशर आप टेंशन मत लो। Questions from you. We can do that subsequently. With that, I give the floor to Foreign Secretary. Sir, over to you. Thank you, Randir. Good evening. Thank you all for your patience and for joining at this relatively late hour. I have some prepared remarks that I'll share with you, and as Randir said, due to some preoccupations, will not be able to take questions tonight. The Cabinet Committee on Security met this evening under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22nd April 2025 in Pahalgam in Jammu and Kashmir, in which 25 Indians and 1 Nepali citizen were killed. A number of others sustained injuries. The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support
and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. The CCS recorded its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terrorism. In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawwur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. विक्रम मिस्त्री, विदेश सचिव की ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं पाकिस्तान को लेकर। भारत सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए हैं, उनके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देती हूं। 1 हफ्ते में उच्चायोग को खाली करना होगा। सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई है। एमईए की ओर से ये बड़ी जानकारी दी गई है। बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई है। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है। ये बड़ा फैसला सीसीएस की बैठक में लिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को अब वीजा भी नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान का कोई भी नागरिक हो उसको वीजा नहीं मिलेगा। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है। सिंधु जल समझौते पर भी रोक लगा दी गई है। सीसीएस की बैठक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की भारत सरकार की नीति लगातार जारी रहेगी और यही वजह है कि ये तमाम बड़े फैसले इस वक्त पाकिस्तान के संदर्भ में भारत सरकार की ओर से लिए गए हैं। सीसीएस की इस बैठक के बाद एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बड़ी जानकारी दी गई है। पाकिस्तान के राजनयिक वापस भेजे जाएंगे पाकिस्तान, यह भी बड़ी खबर है।
सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान के जो राजनयिक हिंदुस्तान के भीतर मौजूद हैं उनको पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा नहीं मिलेगा। एमईए की ओर से यह बड़ी जानकारी दी गई है। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को अब भारत का वीजा नहीं दिया जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर वहीं उच्चायोग को खाली करना होगा। राजनयिकों को तत्काल देश छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि 1 हफ्ते का वक्त इसके लिए पाकिस्तानी राजनयिकों को जरूर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, वाघा अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा नहीं मिलेगा। एमईए ने यह बड़ी जानकारी दी है। भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग भी बंद कर दिया गया है। एमईए की ओर से यह बड़ी जानकारी ब्रीफ करते हुए 1 हफ्ते के अंदर ही उच्चायोग खाली कीजिए और वापस आइए पाकिस्तान। पाकिस्तानी राजनयिक अब वापस भेज दिए जाएंगे। ये बड़ा फैसला भारत सरकार की ओर से लिया गया है। सीसीएस की ये बैठक जो 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली है, उसमें ये कड़े और बड़े फैसले लिए गए हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है, बहुत जरूरी भी है कि उसको अलग थलग किया जाए, उससे सारे रिश्ते तोड़े जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन पर भारत विरोधी गतिविधियां लगातार होती हैं। हम रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा भारत के अंदर दहशतगर्दी बढ़ाने की कोशिशों में लगा रहता है। और इसी वजह से माना जा रहा था सीसीएस की बैठक होगी, उसके बाद बड़े ऐलान किए जाएंगे पाकिस्तान के संदर्भ में। आशीष हमारे साथ, आशीष सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, माना यही जा रहा था जैसे को तैसा, और पाकिस्तान को ये सबक सिखाना भी बहुत जरूरी था। तमाम रिश्ते जो भारतीय जो उच्चायोग के संदर्भ में हो, वाघा अटारी बॉर्डर के संदर्भ में हो, तो ले लिए गए हैं। विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए, एमईए की ओर से क्या क्या बड़ी बातें देश के सामने रखी गई हैं। आशीष, देखिए, ये बहुत बड़े फैसले किए गए हैं। चित्रा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सबसे पहला इंडस वाटर ट्रीटी को कैप्टन अबेंस कर दिया गया है, यानी कि अनंत काल तक उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ये बड़ी घोषणा की गई है। 30 तक स्टाफ रिड्यूस कर दिया गया है। हाई कमीशन पाकिस्तान से अपने सारे स्टाफ को उनको वापस भेजना पड़ेगा, सपोर्ट स्टाफ को। और सबसे बड़ी बात की जो अटैचेज होते हैं, वो डिफेंस अटैचेज, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो तीनों अटैचेज को पाकिस्तान को वापस भेजना पड़ेगा। बड़ी बात कि सिर्फ वापस भेजने को चित्रा नहीं कहा, उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया भारत ने। बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेप लिया है कि इनको वापस करेंगे और अपने इन सारे ऑफिसर्स को इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद से वापस भारत बुलाएगा। ये बिल्कुल क्लियरली कहा गया कि 30 तक स्टाफ स्ट्रेंथ हाई कमीशन में सिर्फ अब परमिट की जाएगी, इससे ऊपर नहीं होगा। इसके अलावा बड़े फैसले जो अनाउंस किए फॉरेन सेक्रेटरी ने वीजा को लेकर के, 1 मई तक टाइम है। सार्क चार्टर के तहत जिन लोगों को लॉन्ग टर्म वीजा सार्क के तहत दिया जाता था, उन सबको सस्पेंड करके वापस भेज दिया जाएगा। उनके पास 1 तारीख तक का टाइम है वापस जाने के लिए। अटारी बॉर्डर को पूरी तरह से क्लोज करने का फैसला किया गया है। सिर्फ 1 तारीख तक का समय दिया गया है, उससे पहले वो बॉर्डर क्रॉस कर लें। इसके अलावा ये एक तरह से रेजोल्यूशन दिया गया है आज की सीसीएस की बैठक में कि जो परपेट्रेटर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी और इसका जस्टिस इंश्योर किया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। आखिरी लाइन को अगर हम केयरफुली समझे चित्रा, तो ये इशारा भी वो शब्दों में कर गए इनडायरेक्टली कि कोई ना कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन आगे चल के लिया जा सकता है। हालांकि एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से, इसलिए उसको डिटेल और वो बहुत जरूरी भी है। मिलिट्री एक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग 26 लोग मारे गए हैं, उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? जिनके परिवार वाले इस वक्त भारत सरकार की ओर निगाहें टिकाए हुए हैं कि भाई हमारे दिल में ढांढस तभी आएगी, हमारे दिल में जो आग लगी हुई है बदले की, उसको चैन और शांति तभी मिलेगी जब आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और आतंकवादियों के आकाओं तक भी उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल अपने दर्शकों को हम जानकारी दे दें जो बड़े फैसले लिए गए हैं। सिंधु जल समझौता, आपको एक उदाहरण के जरिए आप समझ सकते हैं। उसके बाद मेघा प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनके पास मैं चलूंगी। 1 अप्रैल 1948 को भारत ने 2 प्रमुख नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए रोक दिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन पानी को तरस गई थी। और सिंधु जल समझौते को यहां पर रोकने के बाद अब पाकिस्तान के कई हिस्सों में पानी का जबरदस्त संकट आएगा और यह बहुत जरूरी भी था पाकिस्तान को सबक सिखाना। मेघा प्रसाद हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेघा, ये जो बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, इसके मतलब मायने कैसे समझाएंगी मेघा आप? मेघा, मैं इसको कहूंगी कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं दैट इंडिया हैज डिसाइडेड टू टॉक टफ, और ये जो सारी 3-4 बड़े बड़े फैसले इन्होंने लिए हैं, उनमें से पहला जब ये बॉर्डर बंद कर रहे हैं, अटारी वाघा बॉर्डर अब बंद हो जाएगा। आपको जानकारी चित्रा हम सबको है, रोज हजारों की तादाद में लोग दोनों तरफ से वहां पर आते हैं। वो बॉर्डर अब सील किया जाएगा, तो ना इधर से लोग आएंगे ना उधर से लोग जाएंगे। कोई सेरेमनी अटारी वाघा बॉर्डर पर अभी सस्पेंडेड है। जो सेरेमनी रोज होती थी वो अब नहीं होगी, पहली चीज। मगर इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है अभी तक हम लोगों
ने मिस किया है। इंडिया, भारत ने ये कहा कि हमने अपने सारे डिफेंस फोर्सेस को हाई अलर्ट पे रखा है। ये भी कहा गया है जितने डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे वो नेवी है, वो आर्मी है, वो एयरफोर्स है, उनको हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। ये भारत ने अब पुष्टि करी है। दूसरी ये कि सिंधु वाटर ट्रीटी, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसको अभी अबेंस मतलब उसे रोक दिया गया है। वो अभी के लिए उसे रोक दिया गया है। आगे अब उस पर जो भी डिसीजन होगा, अभी इस मोमेंट के लिए वो बंद हो गया है। उसके आगे उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान हाई कमीशन जो दिल्ली में है, उसके जितने भी अफसर हैं और जितने भी कर्मचारी हैं, उनको 7 दिन का समय दिया गया है। उन सबको 7 दिन में यहां से सब कुछ छोड़कर पाकिस्तानी हाई कमीशन को खाली कर वापस पाकिस्तान लौटना पड़ेगा। जहां तक मैंने समझा है, इंडिया भी अपने हाई कमीशन की जितनी उनकी स्ट्रेंथ है, जितने अफसर हैं वहां पर, उससे कम करके वो नंबर को कम करके 30 पे लाया जाएगा। पास लौट रही हूं। ये बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। एक बार फिर से एमईए ने अपनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से पाकिस्तान को जैसे का तैसा नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। और अभी तो ये शुरुआत है। एमईए की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ और बड़ी बातें निकलकर सामने आई है, एक बार फिर से सुनाते हैं। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours. तो ये 5 बड़े फैसले जो हमने आपके सामने रखे हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, भारत सरकार की ओर से सीसीएस की बैठक के बाद इस बारे में ऐलान किया गया है। एक बार फिर से लगातार आपको हम बता रहे हैं 5 बड़े फैसले जिन पर गौर फरमाइए। सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पाकिस्तान की आधा से ज्यादा आबादी अब आगे आने वाले वक्त में, वो भी तब जब प्रचंड गर्मी कई हिस्सों में पड़ रही है, वो पानी को तरसेगी। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए फैसला लिया गया है। अटारी बॉर्डर से आवाजाही बंद कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर से दोनों ही तरफ से आवाजाही लगातार होती है, हर रोज होती है। और वहां पर जितने कार्यक्रम होते हैं, अब अटारी बाघा बॉर्डर पर न कोई कार्यक्रम होगा, न कोई आवाजाही होगी, उसको बंद कर दिया गया है। तीसरा बड़ा फैसला, पाकिस्तानियों का वीजा तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। उन्हें कहा गया है 48 घंटे में अब आप देश छोड़ें और अपने मुल्क वापस जाएं। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास बंद और भारत में भी पाकिस्तानी दूतावास बंद करने का निर्णय लिया गया है। 7 दिन में देश छोड़ें। पाकिस्तान के जितने भी राजनयिक यहां पर मौजूद हैं, 7 दिनों का उनको वक्त दिया गया है। और यहां पर यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को अगले फैसले तक भारतीय वीजा नहीं दिया जाएगा। यह भी बड़ा फैसला सीसीएस की बैठक के बाद निकलकर सामने आया है। प्रसाद और आशीष सिंह लगातार हमारे दोनों ही सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, यह बहुत ज्यादा जरूरी भी था। पाकिस्तान की ओर से जिस तरह की हरकत हिमाकत की जा रही थी, उसके सेना प्रमुख की ओर से हाल के दौरान जिस तरह से छुटभैये नेताओं की ओर से बयान दिया जाता है, वैसा बयान उन्होंने दिया था। हिंदू मुसलमानों को लेकर किस तरह का कटाक्ष उनकी ओर से किया गया था, डिवाइड एंड रूल वाली बात कही गई थी। बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और इसी वजह से अभी तो ये 5 फैसले देश के सामने हैं, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। आशीष, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, अभी तो ये शुरुआत है। और शुरुआत भी जिस स्ट्रांगली, जिस मजबूती के साथ भारत ने किया है, इतने बड़े फैसले ऐलान किए गए हैं, जिसका जिक्र चित्रा आप कर रही थी, मेघा बता रही थी थोड़ी देर पहले, फॉरेन सेक्रेटरी ने इसको स्पेल आउट किया। जो बड़े बड़े फैसले किए गए हैं सीधे तौर पे पाकिस्तान को कटघरे में खड़े करते हुए, पहली लाइन में फॉरेन सेक्रेटरी ने जब चित्रा ये कह दिया कि क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस वर फाउंड, सीसीएस की बैठक में ये बताया गया। और आखिरी लाइन में भी जैसा मैं आपको पहले कह रहा था, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो परपेट्रेटर्स हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसको लेकर के सीसीएस ने रिजॉल्व किया। बड़े डिप्लोमेटिक फैसले हैं। वीजास को लेकर जो फैसला किया है, मैं बताऊं आपको, सार्क चार्टर के तहत जो वीजास दिए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म वीजास होते हैं, उन सभी को रद्द कर दिया गया है। 1 हफ्ते का समय दिया गया, अटारी बॉर्डर से क्रॉस ओवर कर जाए। और एक बात और मैं यहाँ रेखांकित करना चाहूंगा, अटारी बॉर्डर, देखिए फ्लाइट तो दोनों देशों के बीच में कोई कमर्शियल फ्लाइट चलती नहीं है।
आपको दूसरी कंट्री दुबई वगैरह से होकर के आना जाना पड़ता है। तो इन इफेक्ट हम कह सकते हैं भले सार्क चार्टर के अंडर में सार्क वीज़ास को लेकर के आज इस फैसले का अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे अब ये मान के चलिए कि पाकिस्तानी नागरिकों को तकरीबन ये मान लिया जाए कि आगे चल के अब वीज़ास नहीं मिल सकेंगे, इन द सेंस कि बाकी नागरिकों को भी। बहुत बड़ा फैसला है, मुझे लगता है कि इससे भारत ने अपना सख्त संदेश बिल्कुल साफ दिया है। और आप ठीक कह रही थी, इंडस वाटर ट्रीटी को केप्ट इन अबेंस कर देना, केप्ट इन अबेंस इज नॉट जस्ट अ सस्पेंशन, यानी कि अब वो गया ठंडे बस्ते में। अब जब तक कि कभी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आकर के टेररिज्म के खिलाफ, टेररिस्टों के खिलाफ क्रेडिबल एंड विजिबल एक्शन नहीं लेगा, तब तक इसको दोबारा से अब रिवाइव नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बड़े फैसलों का ऐलान करना, और देखिए डिफेंस अटैचेस जो होते हैं आर्मी के या नेवी के या एयरफोर्स के, ये बड़ा क्रूशियल भूमिका निभाते हैं यहाँ की हाई कमीशन में चाहे वहाँ के हाई कमीशन में। इन स्टाफ को पर्सोना नॉन ग्राटा अनाउंस कर देना, घोषित कर देना, मुझे लगता है कि अपने आप में दिखाता है कि भारत ने अब ये मन बना लिया है कि इसमें पाकिस्तान को पूरी दुनिया भर में एक्सपोज किया जाएगा, पूरी दुनिया भर में ये बताया जाएगा कि कैसे। आपके पास मेघा भी हमारे साथ, मेघा प्रसाद लगातार जुड़ी हुई हैं, उनके पास में मैं जाऊंगी, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बताते चले कि भारत सरकार की ओर से अब सर्वदलीय बैठक बुलाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कल शाम पहलगाम हमले को लेकर केंद्र सरकार बुला सकती है सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार कल 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुला सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बताते चले इसके पहले विपक्षी दलों की ओर से सर्वदलीय बैठक की मांग भी की गई थी और अब उस पर विचार करते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही गई है। मेघा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेघा, सर्वदलीय बैठक कल बुला सकती है सरकार और राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। मेघा जी, ये खबर अभी निकल कर आ रही है। इनफैक्ट सर्वदलीय बैठक जो ऑल पार्टी मीटिंग की डिमांड हो गई थी कल से, कल जब ये खबर आई अटैक की, उसके बाद तुरंत बाद जब आपने विपक्ष पार्टियों से सुना, उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि वो सरकार के साथ बैठना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि आगे की क्या रणनीति होगी। तो आज जब प्रधानमंत्री ने सीसीएस की अध्यक्षता कर ली और उन्होंने डिप्लोमेटिकली एटलीस्ट ये डिसाइड कर लिया कि वो क्या क्या करने वाले हैं पाकिस्तान के साथ में, ये सारी चीजें जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेप है ना चित्रा। बीच में रोकना चाह रही हूं, अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो इस सर्वदलीय बैठक को लेकर और डिटेल में उनके पास जानकारी है, वो जल्दी से जानकारी देंगे। उसके बाद मेघा मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अंकित, सर्वदलीय बैठक कल बुलाई जाएगी, राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। जी बिल्कुल, अब तक सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि कल शाम को ये सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती है। और ये जो बुलाने का विचार क्यों हुआ, क्योंकि कल जो है जब जैसे ही घटना घटी थी उसके बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह से जब बातचीत की है, उस दौरान भी उन्होंने कहा कि हम आपके साथ में, जो भी सरकार फैसला लेगी हम आपके साथ में है, लेकिन इस मुद्दे पर तमाम राजनीतिक दलों को एक मंच पर ला करके उनको भी जानकारी देनी चाहिए कि सरकार अब क्या करने की तैयारी कर रही है। इसी के बाद में आज जब सीसीएस की बैठक हुई है जो करीबन 2.5 घंटे चली है, उसमें इस बात पर चर्चा भी हुई है कि हाँ, हमको अपने सहयोगी दलों को भी या फिर जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनको भी जो है एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और हालांकि अभी जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कई सारे जो कदम सरकार ने क्या उठाने जा रही है उसका तो ऐलान कर दिया है, लेकिन कल जो बैठक होगी उसमें जैसे अभी तक जानकारी मिली है कि कल शाम को बैठक हो सकती है, उसमें जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनको बुला करके, उनके जो है जो बड़े नेता हैं उनको बुला करके ये बताया जाएगा कि सरकार ने अब तक ये कार्रवाई की है और भविष्य में क्या कार्रवाई करने पर विचार कर रही है उस बारे में भी जानकारी दी जा सकती है। हालांकि वो थोड़ी सी जो है एक तरह से एक गोपनीय जानकारी होगी, वो कितनी साझा की जाएगी वो भी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन वो उस बारे में भी सरकार की क्या मंशा है, सरकार कैसे आगे बढ़ना चाहती है, वो जो है तमाम राजनीतिक दलों को बताया जा सकता है। एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये भी जो है, क्योंकि उस बैठक पे जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद होंगे जो सीसीएस में मौजूद थे, यानी कि हम बात कर रहे हैं राजनाथ सिंह की, तो ऐसे में मुमकिन है कि अमित शाह ने जो प्रधानमंत्री को घटना के बारे में जानकारी दी है, अगर विपक्षी दल ये जानना चाहते हैं कि आखिर अब तक क्या पता चला है, तो मुमकिन है कि उनको भी, यानी कि जो तमाम राजनीतिक दल सर्वदलीय बैठक का हिस्सा होंगे उनको उस बारे में भी अवगत करवाया जाएगा। यानी साफ तौर पर सरकार के साथ में तमाम पार्टियां हैं, अब उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके आगे बढ़ने की कोशिश है ये सर्वदलीय बैठक। जी, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस जिम्मेदारी के साथ लंबा चौड़ा पोस्ट किया था उसमें भी हम सब ने देखा था, उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा कि एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने का वक्त है और उम्मीद यही कि चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, एकजुट होकर इस लड़ाई को वो आगे बढ़ाए, बजाय इसके कि रॉबर्ट वाड्रा जैसा ट्वीट निकलकर सामने आए। फिलहाल मनोज,
इस वक्त हमारे साथ पूर्व राजनयिक मंजू सेठ जी जुड़ चुकी हैं और आपसे हम और ज्यादा जानकारी लेंगे। मंजू जी, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताते हुए, सिंधु जल समझौता रोक दिया गया, अटारी बॉर्डर से आवाजाही बंद, पाकिस्तानियों का वीजा तत्काल प्रभाव से बंद, 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने के आदेश, पाकिस्तान में भारतीय दूतावास बंद, भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद, 1 हफ्ते का वक्त उनको दिया गया है खाली करने के लिए, किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को अगले फैसले तक भारतीय वीजा नहीं। क्या ये बड़ी पिक्चर का ट्रेलर है? पिक्चर अभी बाकी है। क्या मेरी आवाज, मंजू सेठ जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? उन तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। मेघा, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब मैं आपसे ले लेती हूं। अंकित भी जुड़े हुए हैं, आशीष सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेघा, क्या ये माना जा सकता है कि ये ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है, जो 5 बड़े फैसले सीसीएस की बैठक के बाद लिए गए हैं? बिल्कुल चित्रा, ये जो अभी जो 5 चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, जो सरकार ने अब अनाउंस किया है, फॉरेन सेक्रेटरी ने जो अनाउंस किया है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये आप सिर्फ इतनी सी चीजें देख रही हैं, अभी बहुत ज्यादा बाकी है चित्रा। और ये रिस्पॉन्स, ये तो जो रिस्पॉन्स है, ये तो इमीडिएट डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स है भारत सरकार का। इसके बाद आगे क्या होगा, वो होगी मेन चीज जहां पर हमारी नजर रहनी चाहिए। मैं आपको ये बात अब कंफर्म कर सकती हूं, बहुत देर तक ये इंफॉर्मेशन को होल्ड किया मैंने, कि आज सीसीएस में प्रधानमंत्री जी के सामने अलग अलग मिलिट्री ऑप्शंस रखे गए हैं। ये मिलिट्री ऑप्शंस राजनाथ जी के घर पे डिस्कस हुए थे। आज उस 2.5 घंटे की मीटिंग में मल्टीपल मिलिट्री ऑप्शंस डिस्कस हुए थे और ये ऑप्शंस प्रधानमंत्री जी के सामने रखे गए हैं। इस पे क्या निर्णय हुआ है, ये भारत सरकार डेफिनेटली मीडिया या किसी और को नहीं बताएगी, पर उनकी रणनीति पर अब नजर होनी चाहिए हमारी चित्रा, क्योंकि अभी जो डिसाइड हुआ है ये बहुत बेसिक है। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। हर टेरर अटैक के बाद आपने देखा है कि भारत तुरंत हाई कमीशन को बंद करने की बात करता है, भारत तुरंत ये कहता है कि हम वीजा नहीं देंगे। इस बार जो एक्स्ट्रा हुआ है वो इंडस वाटर ट्रीटी को, सिंधु वाटर ट्रीटी को लेकर हुआ है। लेकिन अभी जो मेन चीज है वो तो बाकी है चित्रा, क्योंकि ये जवाब, ये सब सस्पेंशन या डिप्लोमेटिक टाइज को तोड़ देना, ये जवाब नहीं है। ये 27 लोगों की मौत का जवाब ये नहीं है चित्रा। वो जवाब अगले कुछ दिनों में आएगा, जिसका इंतजार हमें करना पड़ेगा। और जैसे मैं आपको कह रही हूं कि मिलिट्री ऑप्शंस को अभी एक्सप्लोर किया जा रहा है। भारत सरकार बताकर नहीं करेगी, इसके पीछे हमने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भी देखा था। हो जाने के बाद ही देश और दुनिया को उस बारे में जानकारी लगी थी और इसी वजह से सरकार के ऊपर जो पीड़ित परिवार वाले हैं वो अपना भरोसा व्यक्त कर रहे हैं कि पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, आप कड़ा एक्शन लीजिए। और एक्शन इस बार ऐसा होना चाहिए कि आतंक का फन फैलाने वाले तमाम सांपों को पूरी तरह से कुचल दीजिए, ताकि दोबारा वो हिंदुस्तान की ओर, हमारे कश्मीर की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखें। मंजू सेठ जी इस वक्त हमारे साथ पूर्व राजनयिक जुड़े हुए हैं। मंजू जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये जो 5 बड़े फैसले सीसीएस की बैठक के बाद लिए गए हैं, किस तरह से इसको देखा जाए? ये बहुत अहम फैसले हैं। ऑफ कोर्स अभी और एक्शन शायद गवर्नमेंट लेगी, और बिल्कुल जैसे आपने कहा, ये बता के नहीं ले सकते हैं कोई भी डिफेंस या जो भी स्ट्राइक करने का। अगर और दोनों हाई कमीशन और उनको कहा है कि आप इन दिस वाटर ट्रीटी को भी जो अबेंस में कभी नहीं ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं उसको दुरुस्त करवाती हूं, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार फिर से दर्शकों को हम जानकारी दे दें, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत सरकार की ओर से 5 बड़े फैसले लिए गए हैं सीसीएस की बैठक के बाद, जो 2.5 घंटे तक चली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। उसमें फैसला लिया गया है कि राजनयिक भारत छोड़े पाकिस्तान के, फैसला लिया गया है अटारी वाघा बॉर्डर अब बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बताते चले कई और बड़े फैसले जिसके बारे में बता रहे हैं। सिंधु जल समझौता तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है पाकिस्तान की बड़ी आबादी अब आगे आने वाले वक्त में पानी के लिए तरसती हुई नजर आएगी और इसके लिए बहुत ज्यादा दिन आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कुछ दिन में वो तस्वीरें सामने आने लगेंगी। पाकिस्तान नागरिक सार्क वीजा से अब भारत में एंट्री नहीं कर पाएंगे। जो लोग सार्क वीजा में भारत में हैं, 48 घंटे में अब भारत छोड़िए और जाइए अपने मुल्क। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद, 1 हफ्ते में पाकिस्तानी राजनयिक भारत छोड़े और सारे पाकिस्तानियों का वीजा भी रद्द कर दिया गया है। ये बड़ा और कड़ा निर्णय लिया गया है और इसी के साथ ही साथ
साथ आपको ये भी बताते चले, ये जो बड़ी बैठक हुई है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह उसमें मौजूद रहे। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल समेत तमाम अधिकारियों की मौजूदगी रही, जिसमें ये बड़ा फैसला लिया गया है। आशीष, एक बार फिर से आपके पास आते हुए उसके बाद अंकित और मेघा मैं आपके पास लौटूंगी। आशीष, लेकिन ये जो समझौते हैं, ये दो देशों के रिश्तों के बीच, और चाहे जल समझौता हो, अटारी वाघा बॉर्डर हो या बाकी के जो फैसले, लेकिन जो लोग टीवी पर टकटकी लगाकर देख रहे हैं वो तो पाकिस्तान से बदला चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आतंकवादियों ने जिस बेरहमी से उनके अपनों को मारा है, उससे ज्यादा बेरहमी से उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। आगे आने वाले वक्त में क्या ये माना जा सकता है कि अभी साइलेंट रहेगी सरकार इस मुद्दे पर? यकीनन वो न मीडिया को जानकारी देगी, न देश को बताएगी, न दुनिया को बताएगी, लेकिन आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान को उसके किए की सजा भुगतनी होगी। आशीष, देखिए, सरकार साइलेंट नहीं है चित्रा। प्लीज रीड दी लास्ट लाइन। जो फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा है, उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी उसको पब्लिक डोमेन में नहीं डाला जाएगा, कब ये कैरी आउट किया जाएगा। बिल्कुल साफ कह दिया उन्होंने कि तहव्वुर राणा की तरह जैसे उसको लेकर के आया भारत अमेरिका से एक्सट्राडाइट करके, वैसे ही इस हमले के परपेट्रेटर्स को भारत नहीं छोड़ेगा, ये सीसीएस ने रिजॉल्व किया है। तो उन्होंने कह दिया, जो कहना था उन्होंने पाकिस्तान को बता दिया। अब तो सिर्फ वक्त का इंतजार करिए। मुझे लगता है देशवासियों को भी आस्था और भरोसा दिखाना चाहिए सरकार में कि इतना बड़ा फैसला किया है, 5 बड़े बड़े डिप्लोमेटिक फैसले किए और आज अपनी नीयत स्पेल आउट कर दिए बिल्कुल कि हम छोड़ेंगे नहीं, और सही समय पर स्ट्रैटेजाइज करके भारत चुनेगा कौन सा दिन होगा, कौन सा वक्त होगा। और निश्चित तौर पर पहले दो जिस तरह से भारत ने कार्रवाई की थी पाकिस्तान में घुस करके, वैसे ही कोई बड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। और मेघा, आप सीधे आपके पास आते हुए, देखिए शाम को ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने पढ़ी थी, लेकिन जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, पीओके में सेना ने पीओके आतंकवादियों के 42 कैंप की पहचान की है। सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी सामने आई थी एबीपी न्यूज़ को कि ये कैंप आगे आने वाले वक्त में तबाह किए जाएंगे। आतंकवादियों के 10 कैंप नॉर्थ पीर पंजाल में हैं, 32 कैंप साउथ पीर पंजाल में हैं। सूत्र बता रहे हैं 110 से 130 आतंकवादियों के लॉन्च पैड वहां पर हो सकते हैं, और सबको तबाह करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए बड़ी तैयारी भी की जा रही है। मेघा, देखिए, पिछले, अगर मैं एग्जाम्पल से ही समझा सकती हूँ चित्रा, क्योंकि सरकार क्या डिसाइड कर रही है इस बारे में ये कहना मुश्किल है। ये इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, जब एक्शन हो जाएगा शायद इंफॉर्मेशन हमारे पास उसके बाद ही पहुंचे। लेकिन अभी आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ चित्रा। 2019 में जब पुलवामा का अटैक हुआ था और उसके बाद जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ, तो क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ था उस वक्त? यही हुआ था, भारत ने आइडेंटिफाई किया था वो लॉन्च पैड्स, वो सारे कैंप्स, टेरा कैंप से जहां से ये सस्पेशन था, ये आशंका हुई थी कि वहां से टेररिस्ट आए थे और अंजाम दिया था पुलवामा के अटैक को। तो उन टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया था, एयर स्ट्राइक्स की गई थी उन सारे टेरर कैंप्स को। जब बाद की तस्वीरें, सैटेलाइट पिक्चर्स आई थी और आपने देखा था किस तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया था, डिस्ट्रक्शन थी उस एरिया में। और वहां ऐसा, अब देखिए, पुष्टि तो आधिकारिक रूप से पाकिस्तान ने कभी की नहीं, पर 300 से ज्यादा लोग के मारे जाने की खबर थी उस वक्त वहां पर उन टेरर कैंप्स में। ऐसी आई विटनेसेस अकाउंट जो पाकिस्तान में रिपोर्ट की गई थी कि भाई बंकर में छुपने की कोशिश करी गई मगर कोई वहां बचा नहीं था। तो इंडिया ने वो अटैक उस वक्त किया था, क्या उसी तर्ज पर एक और अब अटैक प्लान किया जा रहा है? क्योंकि चित्रा, इतना तो मैं आपको बता सकती हूं कि सस्पेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो मिस्री जी ने अभी अनाउंस किया है, ये सिर्फ एक छोटा अंश है भारत की पूरी लंबी बड़ी स्ट्रैटेजी का। वो बड़ी स्ट्रैटेजी क्या होगा वो अभी समझना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। मगर जैसे आशीष कह रहे थे कि आखिर में मिस्री जी ने ये कहा, फॉरेन सेक्रेटरी ने ये कहा कि जो भी परपेट्रेटर्स हैं, जो लोग इसके पीछे हैं, उन सबको एक एक करके भारत लाया जाएगा। लेकिन उसके पहले क्या मिलिट्री ऑप्शंस, भारत कोई सैन्य ऑप्शंस अभी एक्सप्लोर कर रहा है? जी हां, कर रहा है। ये पुष्टि मैं कर सकती हूं आप लोगों को कि एक मिलिट्री ऑप्शंस एक्सप्लोर किया जाएगा। उसकी एग्जीक्यूशन कब होगी चित्रा, ये हमें नहीं पता, किस तरीके से होगी, कहां पर होगी, ये हमें नहीं पता। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि टेरर कैंप्स को किन किन एरिया में और जिन कितने लोगों सारे की आंखें मेघा पथरा गई हैं रो रो कर, आज हमने देखा कि किस तरह से लेफ्टिनेंट नरवाल जो 26 साल के थे, 16 तारीख को उनकी शादी हुई, 22 तारीख को आतंकवादियों ने उनकी जान ले ली, और आज उनकी पत्नी किस तरह से लिपट कर एक छोटे उम्र में जो महिला विधवा हो गई हो। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इस तस्वीर को,
और वो चाहता है कि भारत सरकार कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन ले और पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाए जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भी बड़ा हो। क्या अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं? अंकित, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, आज पूरे दिन कल से लेकर लगातार जब से ये खबर सामने आई है एक के बाद एक तमाम बैठकें की गई और उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन रखा गया। गृह मंत्री आज पूरे दिन भर इसी जगह पर श्रीनगर में और उसके बाद पहलगाम में बने रहे, जिसके बाद वो सीसीएस की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं। फिर बीती रात भर कितनी देर तक वहां पर मीटिंग हो गई। कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि हमने देखा है वो बेगुनाह थे। जो लोग मारे गए उनकी कोई गलती नहीं थी, वो तो यहां घूमने आए थे। जन्नत कश्मीर के लोग आमंत्रित करते हैं, कश्मीरियत के लिए जाने जाते हैं जो लोग, ये कहते हुए कि हम आपकी मेहमान नवाजी ऐसा करेंगे जो भारत में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। उस कश्मीर में जो लोग बाहर से आते हैं वो उस जन्नत का दीदार करना चाहते हैं। उन मासूम लोगों को मार दिया, वो भी धर्म पूछकर, ये पूछकर कि तुम हिंदू हो या नहीं। धर्म देख देख कर चुन चुन कर उनको गोलियों से छलनी किया गया और उसके बाद आतंकवादी फरार हो गए। अंकित, क्या ये बड़ी चुनौती नहीं है? देखिए, आतंकवादी जल्द से जल्द पकड़े जाएं, इसको लेकर अब जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से पैसे की भी घोषणा कर दी गई है, पकड़े जाने पर इतने का इनाम दिया जाएगा। लेकिन बड़ी चुनौती तब तक कायम रहेगी ना जब तक आतंकवादी पकड़े नहीं जाते हैं। क्या कठिनाइयां आ रही हैं, किस वजह से अभी तक उनको पकड़ पाने में कामयाबी नहीं मिल पाई है सुरक्षा बलों को? चित्रा, पकड़े जाए या नेस्त नाबूद किए जाएं, वो जो है सुरक्षा एजेंसीज के सामने जैसी सिचुएशन होगी उसको देख करके वो तय करेंगी। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुरक्षा एजेंसी दिन रात लगी हुई हैं। और हालांकि उनके सामने दिक्कत है ये यही आ रही है, क्योंकि आप खुद जो है जम्मू कश्मीर के, आप श्रीनगर में हैं और हमारे सहयोगी आसिफ जो है पहलगाम के उस इलाके में, जो हम लोग सुबह चर्चा भी कर रहे थे कि वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पर काफ़ी घनी आबादी में जंगल है और इसकी वजह से वहाँ पर जो है आतंकियों के लिए एक सेफ पैसेज का रास्ता बन रहा था। लेकिन यकीन मानिए वो पकड़े जाएंगे या फिर नेस्त नाबूद होंगे और जल्द ही वो खबर हमारे सामने आएगी। लेकिन चित्रा, जो अभी जो सरकार ने अब जो पहला कदम उठाया है, देखिए हमको ये भी नहीं भूलना होगा कि प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर थे। वो अपना दौरा जो है बीच में रोक करके तड़के सुबह जो है यहाँ पर पहुंचे, भारत पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटना के कुछ ही जो है घंटों के अंदर वो जो है कश्मीर पहुंच जाते हैं, वो श्रीनगर पहुंच जाते हैं, वहाँ बैठक करते हैं। आज दिन भर अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। उसके अलावा जो है जो पार्थिव शरीर थे वहां पर पहुंचते हैं, पीड़ित परिजनों से मिलते हैं, उसके बाद में उस जगह पर जाते हैं जहां घटना हुआ और फिर वापस आते हैं। वापस आने के बाद में सीसीएस की बैठक में आते हैं, प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते हैं और जो सीसीएस के तमाम सहयोगी हैं उनको ब्रीफ करते हैं। वहां पर कई अहम फैसले हुए हैं, जिसमें से मेघा ने जो है एक हिंट जरूर दे दिया है कि राजनाथ सिंह जी के घर पर जो बैठक हुई थी उसमें मिलिट्री ऑप्शंस के तमाम विकल्पों पर विचार हुआ था और वो विकल्प सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री के सामने रखे गए हैं। लेकिन अभी जो अनाउंसमेंट हुआ चित्रा, हमको वो भी समझना होगा। हालांकि आशीष ने अच्छे तो वो समझाए हैं उसके तकनीकी पहलू भी, लेकिन उसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी का लगातार जिक्र हो रहा है चित्रा, हमको दर्शकों को ये भी बताना होगा। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? 1960 से चली आ रही है। 2001 में जब जो है संसद पर आतंकी हमला हुआ उस दौरान भी उसको नहीं रोका गया था। 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ उस दौरान भी उसको नहीं रोका गया था। लेकिन आज अनाउंस किया गया था और अनाउंस किया गया है कि हाँ, हम इस इंडस वाटर ट्रीटी को रोक रहे हैं। ये अपने आप में दिखा रहा है कि 2001 का संसद का हमला हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ था, लेकिन तब भी नहीं जो काम हुआ पुलवामा हमले के दौरान नहीं हुआ, वो अब हुआ है। भारत सरकार के लिए उस तेवर को अख्तियार करना बहुत जरूरी है। मुझे याद है पुलवामा अटैक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया था, न भूलेंगे न माफ करेंगे, और वही स्थिति मौजूदा वक्त में भी देश कह रहा है, न भूलें न माफ करें, घर में घुस कर मारें, ताकि आने वाली तमाम नस्लें उनके इस बात को याद रखें कि हिंदुस्तान की ओर अगर आप आंख उठाकर देखेंगे तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि हमारी सेना बदला तो लेगी, किस रूप में लेगी, कितने दिनों में लेगी, कितने घंटे में लेगी, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारत सरकार की ओर से इस बारे में निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति क्या निर्देशित करेंगी, इस पर पूरे देश की निगाह इस वक्त टिकी हुई है। लेकिन सेना की भी अपनी तैयारी है। अब कई ऐसे सवाल जो आपके ज़हन में उठ रहे हैं कि जब तक घर में घुसकर नहीं मारेंगे तब तक बदला अधूरा रहेगा। अब उसको लेकर क्या है सरकार की तैयारी, बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। जिंदाबाद।
सिर्फ 6 दिन के इस सुहागन के माथे से सिंदूर मिटाने वालों को कीमत जरूर और जल्द चुकानी पड़ेगी। बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार। बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार। धन पूछकर खून बहाने वालों का अंजाम बहुत भीषण होगा। वर्दी पहनकर जुल्म करने वाले जालिमों का हिसाब सूद समेत होगा। अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो। मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो। पल्ला चाहे लाख झाड़े, वो जालिम दुश्मन पाकिस्तान है जिसके पालतू आतंकियों ने पहलगाम में बेगुनाह सैलानियों के खून बहाए। देश गुस्से में है, हर जुबां पर बदले की आग धधक रही है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, डोडा, जम्मू, भोपाल, चंडीगढ़, शहर शहर और गांव-गांव आक्रोश का उबाल चरम पर। आतंकिस्तान के अंत और पाकिस्तान पर प्रहार की मांग हो रही है। ये पुकार अनसुनी नहीं जाएगी। दुश्मन को जवाब जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री सऊदी अरब से दौरा बीच में छोड़कर वापस आ चुके हैं। लौटते ही एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश सचिव के साथ बैठक की है। गृह मंत्री पहलगाम में ग्राउंड जीरो का मुआयना कर चुके हैं। सुरक्षा बलों से रिपोर्ट ले चुके हैं। जाहिर है बदला हमले से कई गुना बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इन सारे सवालों के जवाब का इंतजार देश कर रहा है। और अब हिंदुओं को कल गिन कर मारा है, तो हम तो कह रहे हैं इन्होंने जब 27 किया, तो जब तक इनके यहाँ से इनकी 2700 की लाशें जब तक नहीं जाएंगी तब तक हमें संतोष नहीं होगा। सब पाकिस्तान करवा रहे हैं और मुझे लगता है कोई न कोई इसका बहुत गंभीर परिणाम होगा, 2-3 दिन में ही होगा। मैं भारत सरकार से मुतालबा करता हूं कि भारत सरकार अक़वाम मुत्तहिदा में यानी यूएनओ में इस मामले को उठाए, ताकि वहां पर पाकिस्तान का जो आतंकवादी चेहरा है वो बेनकाब हो, कि एक नए दिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के कंट्रोल में जो कश्मीर है वहां पर तिरंगा झंडा जरूर लहराएगा। वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, घर में घुसकर मार खाता है, फिर भी पीठ पर वार करने की आदत छोड़ता नहीं। 2016 में उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला हुआ तो जवाब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से दिया। 2019 में पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में घुसकर एयर स्ट्राइक की, बालाकोट में त्राहिमाम मचा दिया। अब 2025 में पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी हमला किया है, 26 सैलानियों की बर्बर हत्या की है। जाहिर है इसका भी जवाब करारा मिलेगा। सबसे बड़ा टेररिस्ट आसिम मुनीर है। जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। अभी मोमेंट है पाकिस्तान के 4 हिस्से कर दिए जाएं। इसका एहसास पाकिस्तान के लोगों को भी होने लगा है, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में आतंकी संगठन हमास ने सैलानियों को ही निशाना बनाया था। इसके बाद गाजा कैसे मरघट में तब्दील हो गया था, इसका सबूत पूरी दुनिया के सामने है। और अब यही डर पाकिस्तान के लोगों को भी सताने लगा है। पाकिस्तान का हश्र जो भी होगा वो दुनिया देखेगी, लेकिन क्या होगा ये अंदेशा कोई ऐरा गहरा नहीं, बल्कि अमेरिका में राजदूत रहे पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक जता रहे हैं। पिछले 4 बरस से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम था, लेकिन पहलगाम के बाद भारत का सब्र टूट सकता है। इसकी आशंका दुनिया के दिग्गज भी जाहिर करने लगे हैं। दक्षिण एशिया के जानकार माइकल कुगेलमैन का मानना है भारत के साथ पाकिस्तान की सीमा हाल के सालों में सबसे शांत रही है, जिसका श्रेय 4 साल पुराने संघर्ष विराम समझौते को जाता है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद एलओसी पर सारे दाव खत्म हो गए हैं। अब सवाल ये कि क्या ये अनुमान सही साबित होने वाले हैं? पहलगाम के बदले का स्वरूप क्या होगा? क्या उरी स्टाइल में फिर से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जाएगा? क्या बालाकोट से कुछ आगे की एयर स्ट्राइक की जाएगी, या फिर ड्रोन के झुंड से हमले कर
पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मटिया मेट किया जाएगा। पाकिस्तान में हुआ जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, पहलगाम में जो हमला हुआ है, पाकिस्तानी शैतानी दिमाग का यह नतीजा है। यकीनन इसके पीछे पाकिस्तान की सेना और ISI है। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जो लगातार हिंदुस्तान के भीतर साजिश रचकर अपने आतंकवादी भेजते हैं ताकि यहां पर दहशतगर्दी को अंजाम दिया जा सके। लेकिन इन सब के बीच एक कॉकटेल बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास का नाम भी सामने आ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। पहलगाम में चुन चुनकर हिंदू सैलानियों पर सितम ढाने वाले ये वही 4 संदिग्ध कातिल हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इन चारों का अंजाम भी वही होगा जो अब तक होता आया है। चारों के चारों मारे जाएंगे। कश्मीर में ही 2 गज जमीन के नीचे दफन कर दिए जाएंगे। आतंकी कितने थे, कहां से आए और कत्लेआम कर फरार हो गए, इसकी तफ्तीश जारी है। लेकिन इतना पक्का है कि आतंकियों की आका पाकिस्तानी है। साजिश सीमा पार ही रची गई। इसके सनसनीखेज सबूत भी आपको दिखाएंगे। अभी आप संदिग्ध आतंकियों के स्केच देखिए जिन्हें पीड़ितों से बात कर बनाया गया है। कश्मीर घाटी के पहलगाम में बेगुनाह निहत्थे सैलानियों के खून बहाने वाले इन दहशतगर्दों के नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा। इन आतंकियों के आका की कुंडली भी बस थोड़ी देर में आपके सामने खोलेंगे। अभी आप पिछले हफ्ते का ये वीडियो देखिए जो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर हेडक्वार्टर का। दावे के मुताबिक जैश के मुख्यालय में दाखिल होता ये काफिला हमास कमांडर का है। वो हमास जो फिलिस्तीन का चरमपंथी संगठन है जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के नोआ फेस्टिवल पर खूनी हमला किया था। ठीक उसी तर्ज पर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में भी छुट्टियां मनाने पहुंचे तमाम देसी परदेसी लोगों पर हमला हुआ। सवाल ये कि क्या पहलगाम हमले की ट्रेनिंग के लिए ही हमास कमांडर को जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर हेडक्वार्टर में बुलाया गया था? इसका सच भी जल्द सामने आएगा। लेकिन कड़ियां कुछ ऐसे मिल रही हैं जो हमास और जैश के आतंकी गठजोड़ पर मुहर लगा रही हैं। ये वीडियो इसी साल 5 फरवरी का है। दावे के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने आतंकी जलसा मनाया। 5 फरवरी को कश्मीर दिवस मनाया गया था जिसमें हमास के टॉप कमांडर्स को भी आमंत्रित किया गया था। इस दिन कश्मीर दिवस के साथ साथ अल-अक्सा फ्लड भी मनाया गया था। दरअसल इजराइल पर जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने हमला किया था उसे अल-अक्सा फ्लड का ही नाम दिया गया है। इस अल-अक्सा फ्लड डे पर आतंकियों ने जमकर जहर उगला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नफरती तकरीर की। इसमें कही गई सारी बातें हम सुनाकर आतंकियों के मंसूबों को मंच नहीं दे सकते, लेकिन कुछ बातें आपको जरूर सुननी चाहिए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जैसे 10 लाख हमारी दुश्मन है, इसी तरह वो हिंदू भी हमारा दुश्मन है, तो डेमोक्रेटिक चेंज के लिए कश्मीर में आएगा। जैश और लश्कर के कॉकटेल ने मिलकर कैसे मंगलवार अटैक को अंजाम दिया, अब उसका खुलासा करते हैं। आगे बढ़ते हुए अब उन चेहरों की कुंडली आपके सामने खोलते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में बैठकर पहलगाम हमले की साजिश रची। आतंकी सैफुल्लाह और इसी के साथ सज्जाद किस तरह से पाकिस्तान के हाथों में ये खेलते हैं और भारत के भीतर दहशतगर्दी को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, देखिए। सज्जाद गुल, यही है वो आतंकी जिसने पाकिस्तान में बैठकर सैलानियों पर हमले की साजिश रची। आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। आपकी टीवी स्क्रीन पर उसी सज्जाद गुल की तस्वीर है। सज्जाद पर भारत ने 2023 में 10 लाख का इनाम रखा था। सज्जाद लश्कर का ही आतंकी है, जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ। अभी ये पाकिस्तान से ही भारत में आतंकी वारदात को ऑपरेट करता है। पाकिस्तान में 2019 के बाद लश्कर पर जब इंटरनेशनल दबाव बढ़ा तो ISI और पाकिस्तान की फौज ने मिलकर TRF नाम का नया आतंकी संगठन खड़ा किया। सज्जाद को उसकी कमान दी।
टीआरएफ को पाकिस्तान की सेना फंडिंग करती है, इसलिए आप मंगलवार के हमले को सीधे पाकिस्तान की फौज से भी जोड़ सकते हैं। याद होगा, अभी 16 अप्रैल को पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भड़काने वाला बयान दिया था। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. भारत के खुफिया सूत्रों के मुताबिक सज्जाद की सरपरस्ती में लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह कसूरी और खालिद ने टूरिस्टों पर हमले की प्लानिंग की। सैफुल्लाह ने 18 अप्रैल को पीओके में भड़काऊ बयान भी दिया था। 170 को खत्म किया, आप मुझे बताइए क्यों खत्म किया था, किस लिए खत्म किया था? डेमोग्राफिक चेंज के लिए, मुस्लिम शनाख्त को मिटाने के लिए मोदी ने कि जाकर तुमने श्रीनगर में आबाद होना है, राम राम की आवाज को बंद करना है। श्याम मुस्तफा ने और साहबा और अंबिया के वर्षों ने इस चैलेंज को कबूल किया और कहा मोदी बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है, जरा करके देख, इंशाअल्लाह गोलियों की बुछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे। सूत्रों की माने तो पहलगाम हमले की साजिश काफी पहले से रची जा रही थी। और अब आप उस दर्द को महसूस कीजिए जो आज पूरे देश का दर्द बन गया। लेफ्टिनेंट कर्नवाल जिनकी तस्वीरें सामने आई, 16 तारीख को शादी हुई थी, 22 तारीख को आतंकवादियों ने उनकी पत्नी के सामने गोलियों से छलनी कर दिया। आज जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा तो सभी का कलेजा फटा का फटा रह गया। करनाल में आज उनको अंतिम विदाई दी गई, लेकिन पत्नी जिनका सुहाग उजड़ गया, 26 साल के थे वो, उनकी तस्वीरें अगर आप देखेंगे, अपने आंखों के आंसू को आप रोक नहीं पाएंगे। महज 26 साल की उम्र में विनय को देश के दुश्मनों ने हमसे छीन लिया, वो भी तब जब देश का जांबाज जवान निहत्था था, शादी की खुशियां मनाने गया था। इसी 16 अप्रैल को तो हिमांशी दुल्हन बनी थी। नौसेना के अधिकारी पति विनय नरवाल के साथ 7 फेरे लिए थे। धूमधाम से मसूरी में 16 को शादी हुई, 19 को हरियाणा के करनाल में रिसेप्शन हुआ। भविष्य को लेकर दोनों ने न जाने क्या क्या सपने देखे होंगे। इस सपने को पंख लगाने के लिए शादी के 6 दिन बाद जम्मू कश्मीर गए थे। बताया जा रहा है कि विनय ने स्विट्जरलैंड जाने की छुट्टी मांगी थी, नहीं मिली तो हिंदुस्तान के ही स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले इस बैसरन घाटी को घूमने गए थे। लेकिन किसी को भी क्या पता था कि मेहंदी के रंग उतरने से पहले ही हिमांशी को सिंदूर मिटाना पड़ जाएगा। कल से हिमांशी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। हर किसी के जहन में ये तस्वीर छप सी गई है। जो भी देख रहा है वो उस मनहूस घड़ी को कोस रहा है। हिमांशी का बयान ही सबसे पहले टीवी पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने बताया था कि आतंकियों ने धर्म पूछकर पति की हत्या की। पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। विनय का सपना शुरू से ही सेना में जाने का था। 3 साल पहले गए भी, कोच्चि में पोस्टिंग थी। इन दिनों शादी की छुट्टियां ली थी। परिवार में दादा दादी, माता पिता और बहन है। बहन सृष्टि उनसे छोटी है। पूरा परिवार सदमे में। धर्म पूछा, कहा कि मुस्लिम नहीं है और फिर गोली मार दी। हिमांशी का ये बयान पूरे देश में वायरल है और उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। आप यकीन नहीं कर सकते कि 2019 के बाद, अनुच्छेद 370 हटने के बाद
जम्मू कश्मीर विकास के पैमाने पर लगातार किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। इसी जम्मू कश्मीर में जहां पर्यटक 30 लाख आए थे 2020 में, तो 2024 में उनका आंकड़ा 2 करोड़ 35 लाख को पार कर गया था। लेकिन पहलगाम में चुन चुन कर हिंदुओं पर ये जो आतंकवादी हमले हुए हैं, उसने कश्मीर को, जम्मू को कई साल पीछे धकेल दिया। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मंगलवार को दबे पांव आए आतंकियों ने चंद मिनटों के भीतर जो तबाही मचाई, उसकी दहशत अब पहलगाम से होते हुए पूरे जम्मू कश्मीर तक फैल चुकी है। जम्मू कश्मीर के जिन टूरिस्ट स्पॉट्स पर देश विदेश से पहुंच रहे टूरिस्ट नजर आ रहे थे, वहां पहलगाम हमले के बाद खौफ का सन्नाटा है, क्योंकि बेसरंग के दहशतगर्दों ने जिस तरह पर्यटकों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद कश्मीर में पर्यटकों और टूरिज्म से जुड़े आम कश्मीरियों का डर साफ साफ दिखने लगा है। देखो, डर तो होता है, डर तो हर चीज, इतना बड़ा हादसा होगा, डर तो हो गया, पर यहाँ के कुछ लोग हैं जो कश्मीरी, जो हमारे मुस्लिम भाई है, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। देश से करीब 60 से 70 हजार हवाई यात्री हर हफ्ते कश्मीर पहुंचते हैं, लेकिन पहलगाम हमले के बाद घरेलू एयरलाइंस को अब तक कश्मीर की 15,000 से ज्यादा हवाई टिकट की कैंसिलेशन या रीशेड्यूल के आवेदन मिले हैं। इंडिगो एयरलाइंस को 7,500, एयर इंडिया के पास 5,000 और स्पाइस जेट की 2,500 टिकटें कैंसिल करने के आवेदन मिले हैं। आतंकी हमले के बाद जो सैलानी कश्मीर में मौजूद थे, उनकी वापसी जारी है। जिन्हें आगे भी कश्मीर घूमना था, उन्होंने इरादा बदल दिया, और जिन्हें कश्मीर आना था, वो कहने लगे अभी नहीं फिर कभी। हमारे और 2 दिन थे कश्मीर में रहने के लिए, तो हम लोग अपना सब टूर कैंसिल करके अब अभी जा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में दहशत की नई दस्तक के बावजूद ऐसे लोगों की भी कमी नहीं, जो आतंकवाद को चुनौती देते हुए अब भी बेखौफ कश्मीर पहुंच रहे हैं। अगर हम लोग डर जाएंगे तो टेररिस्ट वाले को ज्यादा मौका मिलेगा कि हमसे डर गए ऐसा। अच्छा, इस वजह से जाना है वहाँ पर। यस। लेकिन टारगेट किलिंग हो रही है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। वो उसका लुकआउट है, लेकिन हमको डरना नहीं है और अपना कश्मीर को वापस टूरिस्ट से भरपूर रहे और कोई डरे नहीं। गर्मियों के दौरान जम्मू कश्मीर का जो पर्यटन उद्योग पीक पर रहता है, वो पहलगाम आतंकी हमले के चलते एकदम से बेपटरी होता दिख रहा है। मई महीने में होटल गेस्ट हाउस की बुकिंग पहले से फुल थी। जून में भी करीब 90% बुकिंग कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन मंगलवार के हमले के बाद टूरिस्ट लगातार बुकिंग कैंसिल कराने लगे हैं। बेगुनाह पर्यटकों की टारगेट किलिंग से खौफ में टूरिस्ट ही नहीं, वो आम कश्मीरी आवाम भी है, जिसकी दाल रोटी पूरी तरह पर्यटन पर टिकी है, जिसे बचाने के लिए पहलगाम से लेकर श्रीनगर तक अवाम के अलावा कश्मीर के सभी राजनीतिक दल भी दहशतगर्दी के खिलाफ खुलकर सड़कों पर आ गए हैं। जिन लोगों ने किया वो आतंकवादी है। पहली बार यू सॉ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इन द लाल चौक प्रोटेस्टिंग फॉर against the terrorism. This is an act not on tourists, not on यात्रीज. This is an attack on us. ये हम पर हमला है, कश्मीरियों पर है, और जिसने किया वो हमारे खिलाफ दहशतगर्द है। कल के अल्फाजों में बोलता हूँ, ये इंसानियत के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, कश्मीरियों के खिलाफ है। जितना मुल्क के खिलाफ है, हम मुल्क के साथ खड़े हैं, और जिन लोगों ने ये किया उनकी नीयत कश्मीर के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से पर्यटकों की संख्या में तेजी आई थी। 2 करोड़ से ज्यादा सैलानी पिछले साल जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। इन हमलों के जरिए पाकिस्तान की कोशिश कश्मीर की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की है, ताकि लोग तंगहाली में आकर फिर से आतंक का रास्ता अपनाएं। अब तक इस तरह से कभी भी सैलानियों को निशाना नहीं बनाया गया था। भारत का कश्मीर नई उड़ान भर रहा था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जहां पर खाने को लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान से यही बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने कश्मीर के भीतर आतंक को फैलाने की कोशिश की और हमारे 26 नागरिकों की जान ले ली, वो भी धर्म के आधार पर। अब पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये भारत तय करेगा कि कब और कैसे। इसी के साथ श्रीनगर के लाल चौक से अभी के लिए जनहित में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।